क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमारी मानसिक स्थिति, मतलब हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर बिल्कुल सेल्यूलर लेवल तक पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों पुराने ज्ञान और आज की कटिंग एज साइंस दोनों को जोड़ता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कनेक्शन को समझते हैं। अच्छा, इस चीज की गहराई में जाने के लिए हमें एजिंग यानी उम्र बढ़ने से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना होगा। क्या हमारे सेल्स हमेशा के लिए डिवाइड होते रह सकते हैं या फिर उनके अंदर ही कोई एक्सपायरी डेट पहले से तय है? इस सवाल का जवाब दरअसल एक ऐसी जबरदस्त खोज में छिपा है जिसने उम्र बढ़ने के बारे में हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब कुछ एक लिमिट, एक सीमा की खोज के साथ शुरू हुआ। बात है 1960s की, जब लियोनार्ड हेफलिक नाम के एक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा खोजा जो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने पाया कि हमारे सेल्स अमर नहीं हैं। उनके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक, एक जैविक घड़ी चल रही है। और ये घड़ी कहती है कि इंसान के ज्यादातर सेल्स 40 से 60 बार डिवाइड होने के बाद बस रुक जाते हैं। और देखिए, ये सेल्यूलर लिमिट अलग अलग स्पीशीज की उम्र से कितनी सीधी सीधी जुड़ी हुई है। जैसे एक गैलापागोस कछुआ 200 साल से ज्यादा जी सकता है और उसकी कोशिकाएं लगभग 110 बार डिवाइड होती हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसान, जिसकी उम्र लगभग 80 साल होती है, उसकी कोशिकाएं 40 से 60 बार। और एक लैब में रहने वाला चूहा जो मुश्किल से 2 साल जीता है, उसकी कोशिकाएं सिर्फ 15 बार। तो एक साफ पैटर्न दिख रहा है ना? तो सवाल ये है कि इस सेल्यूलर क्लॉक के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो हर डिवीजन के साथ टिक टिक कर रहा है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका राज छिपा है टेलोमियर नाम की चीज में। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर लगे प्रोटेक्टिव कैप्स हैं, बिल्कुल जूते के फीते के प्लास्टिक वाले सिरों की तरह। इनका काम है हमारे कीमती जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना, ताकि वो सेल डिवीजन के वक्त बिखर ना जाए। अब होता यह है कि हर बार जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तो ये टीलोमियर थोड़े से छोटे हो जाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं, जहां हमारे सेल्स अपने डीएनए के एकदम आखिरी सिरों को पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाते। मतलब ये टीलोमियर एक तरह से सेल के लिए काउंटडाउन टाइमर का काम करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। टेलोमरेज नाम का एक एंजाइम है जो इन घिसते हुए कैप्स की मरम्मत कर सकता है, उन्हें फिर से लंबा कर सकता है। इसे एक सेल्यूलर रिपेयर टीम की तरह सोच सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि हमारे ज्यादातर नॉर्मल सेल्स में यह एंजाइम ज्यादा एक्टिव नहीं होता और इसीलिए उम्र बढ़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। अगर टेलोमियर्स एक घड़ी हैं, तो क्या कोई चीज उस घड़ी को तेज चला सकती है? क्या हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी बायोलॉजिकल एजिंग की स्पीड को बदल सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ। रिसर्च ने साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेलोमेयर के तेजी से छोटे होने के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन दिखाया है। जिन लोगों को लंबे समय तक बहुत ज्यादा तनाव रहता है, जैसे वो लोग जो किसी बीमार रिश्तेदार की सालों तक देखभाल करते हैं, उनकी कोशिकाओं में बायोलॉजिकल एजिंग के निशान तेजी से दिखने लगते हैं। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ तनावपूर्ण घटना ही मायने नहीं रखती। उससे भी ज्यादा मायने रखता है उस घटना के बारे में हमारा नजरिया, हमारी सोच। क्या हम उसे एक खतरे की तरह देखते हैं जहां लगता है कि हम इससे निपट नहीं पाएंगे, या फिर उसे एक चुनौती मानते हैं जिससे कुछ सीखने या आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? यही सोच हमारे शरीर की पूरी प्रतिक्रिया को बदल देती है। इसके अलावा एक और चीज है जिसे कहते हैं चिंतन या रूमिनेशन, मतलब नेगेटिव बातों पर बार बार गोल गोल सोचते रहना। ऐसा करने से होता क्या है कि बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स उस घटना के खत्म होने के काफी देर बाद तक ऑन रहता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे स्ट्रेस के इंजन को बंद ही ना करना, जिससे हमारा सिस्टम लगातार घिसता रहता है। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। जो लोग तनाव को खतरे से ज्यादा एक चुनौती के तौर पर देखते हैं, उनके टेलोमियर्स ऑन एवरेज लंबे पाए गए हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी मानसिकता का हमारी कोशिकाओं पर सीधा और मापने लायक असर होता है। तो ठीक है, अगर तनाव उम्र बढ़ने की घड़ी को तेज कर सकता है, तो क्या कोई तरीका है, कोई पॉज बटन जैसा, जिससे इसे धीमा किया जा सके? क्या हम अपने रिएक्शंस को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं? और यहीं पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास काम आता है। ये तनाव के साथ हमारे रिश्ते को बदलने का एक जरिया है। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उन्हें बस देखना, उन्हें नोटिस करना, बिना किसी जजमेंट के।
ये अभ्यास सुनने में तो आसान लगता है पर करने में नहीं। ये अपने ध्यान को ट्रेन करने की एक प्रोसेस है। पहले अपना ध्यान किसी एक चीज जैसे अपनी सांस पर लाएं। फिर जब मन भटके तो उसे बस नोटिस करें, बिना खुद को कोसे उस भटकाव को जाने दें और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आएं। ये दिमाग के लिए एक तरह की मेंटल जिम है। इसका मकसद उन सोचने की आदतों को है बदलना है जो सेलुलर एजिंग को तेज करती हैं। ये हमें चीजों को खतरे के बजाय चुनौती की तरह देखने में मदद करता है, उस बार बार सोचने के चक्र को तोड़ता है और हमारे शरीर को तनाव से रिकवर होने का मौका देता है। और देखिए, ये जो सदियों पुराना ज्ञान है वो आज की मॉडर्न साइंस की खोज से कितना मिलता जुलता है। डर पर आधारित विचार और गलत धारणाएं सिर्फ मन को ही परेशान नहीं करती, बल्कि वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह हैं। तो आखिर में आते हैं इस बात पर कि इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है, हमें सारी जानकारी का क्या करें। ये इस बात को पुख्ता करता है कि हमारी साइकोलॉजिकल दुनिया और हमारी बायोलॉजिकल दुनिया ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हमारे विचार, हमारी आदतें, ये सब मिलकर हमारी कोशिकाओं की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। तो एक सीधा सा रास्ता सामने आता है। जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, तनाव को देखने का नजरिया बदलते हैं, तो हम अपनी कोशिकाओं को तनाव के नुकसान से बचा सकते हैं। एक तरह से ये हमें अपनी बॉडी की एजिंग प्रोसेस पर थोड़ा कंट्रोल देता है। और ये हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा मन हमारी कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है तो हम उन्हें बता क्या रहे हैं? हर पल, हर लम्हा हमारे विचार हमारे शरीर के हर सेल तक एक मैसेज भेज रहे हैं। सवाल यह है कि वो मैसेज क्या है?